नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, आपके दिन अच्छी कटी होंगी। ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सारी जानकारी आरबीआई की गाइडलाइन के बेस्ड पे है। ये किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस या किसी भी तरह के स्टैचुटरी बॉडी पे आधारित नहीं। ये ओनली आरबीआई गाइडलाइन के बेस पे रखा गया है, और आपको उसी के आधार पर आरबीआई गाइडलाइन के आधार पे ही आपको आगे बताएंगे। आज हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन प्रमोटर हो सकता है, क्या उसका पर्पस है, कैसे वो यूनिवर्सल बैंक में मतलब कंप्लीट बैंक में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक शब्द में मीनिंग है, जो भी सोसाइटी से अनसर्व्ड और अनडिजर्व्ड, मतलब जो आज तक बैंकिंग के टच में नहीं है, बैंक्स जाने में असमर्थ है, वहाँ गवर्नमेंट की सरकार की पहल पे छोटे छोटे बैंकों को छोटे छोटे डिफरेंट प्रमोटर के द्वारा उसको लागू किया गया, और इंडिया में कई प्रमोटर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प कर रहे हैं। मतलब लोगों को बैंकिंग का जो अवेयरनेस है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अवेयरनेस है, या बैंकिंग की बेसिक मूलभूत सुविधा है जिनकी उनकी फ्यूचर्स की या जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है उसके थ्रू उनको इंश्योर किया जाता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे पर्पस है मेनली फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। अब हम देखते हैं इसमें इसका प्रमोटर कौन कौन हो सकता है। इसका प्रमोटर्स एनी इंडिविजुअल्स, कोई भी इंडिविजुअल्स हो सकता है। उसको मिनिमम बैंकिंग में 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कोई सोशल कंपनी जो उसके द्वारा ऑन्ड है या कंट्रोल्ड है, वो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो चला रहे हों, तो उसको प्रमोटर्स के लिए हम एलिजिबल मान सकते हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। इनकी बेसिक एक्टिविटीज़ होती है दो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लेंडिंग करना। जो भी अनसर्व्ड या अनडिजर्व्ड, जिसको बैंकिंग की अभी तक पहुंच नहीं हुई है बैंकिंग की सुविधा को, उनसे स्मॉल डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और स्मॉल लैंडिंग्स के लिए स्मॉल बैंक्स को हम प्रमोट करते हैं। इसको खोलने के लिए हमें जो पेड अप इक्विटी कैपिटल होता है, मतलब जो शेयर होल्डर, जो भी पैसा शेयर होल्डर्स के थ्रू, जो भी शेयर होल्डर है, एक्सचेंज ऑफ ऑनरशिप वो बदलते रहती हैं। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपनी पेड जो भी उनकी वैल्यू होती है, अमाउंट पेड करते हैं और ऑनरशिप चेंज होती रहती है। तो पेड अप इक्विटी कैपिटल मिनिमम 200 करोड़ का होना चाहिए, और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 15% होना चाहिए। और टीयर 1 कैपिटल, जो बेस कैपिटल होता है, जो बेस कैपिटल मतलब जो कोर कैपिटल है बैंक का, जो ऑनर द्वारा लगाया गया है, जो प्रमोटर या शेयर लगाया गया है, प्लस जो प्रॉफिट उस अर्न करता है और री इन्वेस्ट होता है, तो एक कैपिटल मिनिमम 7.5% होना चाहिए। तो 3 क्राइटेरिया है। पेड अप इक्विटी कैपिटल 200 करोड़, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% होना चाहिए, और जो आपका टीयर 1 कैपिटल है, जो कोर कैपिटल है, वो 7.5% होना चाहिए। जो भी प्रमोटर होंगे उनका 40% मिनिमम कंट्रीब्यूशन रहेगा। जो हमने इक्विटी कैपिटल्स की बात कर रही थी, तो जो भी इनके मेन प्रमोटर्स होंगे उनका मिनिमम 40% कंट्रीब्यूशंस होगा। इसकी जो टारगेट होती है फाइनेंस की, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो 60% टारगेट प्रायोरिटी सेक्टर कवरेज के लिए होता है। प्रायोरिटी सेक्टर जो गवर्नमेंट की फोकस एरिया होती है, उसके तहत 60% डिफरेंट, हमने प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में पहले डिस्कस किया था। उसमें हाउसिंग भी आते हैं, एग्रीकल्चर भी आते हैं, एजुकेशन लोन्स भी आते हैं। तो तरह तरह के एक्टिविटीज़ के लिए लोन दिया जाता है। उसमें 60% लोन्स out of 100%, 60% given to the priority sector by the small finance bank, और
जो एक्सपोजर होगा, मतलब किसी भी व्यक्ति को कितना हम लोन दे सकते हैं, जो भी कैपिटल, टोटल कैपिटल, जो टोटल पूंजी होगी बैंक की, जो एक आदमी को इंडिविजुअल यदि सिंगल देते हैं तो 10% से ज़्यादा एक्सपोजर टोटल कैपिटल का नहीं होना चाहिए। यदि वह ग्रुप है तो मैक्सिमम 15% एक्सपोजर से ज़्यादा हम ग्रुप को नहीं दे सकते हैं। और वही यदि लोन एंड एडवांस की बात करते हैं तो लोन एंड एडवांस में जो टोटल एक्सपोजर है लोन का, वो मैक्सिमम जो 50% तक एक्सपोजर लोन अकाउंट से या लोन अमाउंट से, वो मैक्सिमम 25 लाख तक का लोन ही 50% तक होना चाहिए। मतलब इसमें जो डिप्राइव्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी है, जो बैंकिंग से अछूत है, उनको फोकस किया गया है। आप तो वैल्यू वाइज ही दे सकते हैं कि सिंगल एक्सपोजर मैक्सिमम 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते किसी भी व्यक्ति को। जो ग्रुप बोरोवर होंगे, जो सोसाइटीज़ है कहीं भी है, जो गाइडलाइन के हिसाब से एलिजिबल है, उनको 15% तक हम टोटल एक्सपोजर का दे सकते हैं लोन्स। और इनका जो टोटल लोन पोर्टफोलियो होता है उसका 50% लोन 25 लाख तक ही दिया जाएगा। टोटल बैंक्स, स्मॉल बैंक का जो पोर्टफोलियो होगा लोन्स का, उसमें 50% लोन 25 लाख तक का ही होगा। तो हम इसको रिकैप करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। इसको खोलने के लिए कोई भी व्यक्ति जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो कंपनी चला रहा हो, वो ऑन कर रहा हो या किसी कंपनी को कंट्रोल कर रहा हो, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो वो प्रमोट कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को एज़ पर RBI गाइडलाइंस। और इनको चलाने के लिए, इनको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 200 करोड़ का कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल चाहिए। दूसरा है कैपिटल एडुकेसी रेशियो 15% होना चाहिए। कोर कैपिटल मिनिमम 7.5% होना चाहिए। और जो ये फाइनेंस करेंगे 60% फाइनेंस प्रायोरिटी सेक्टर के इंडिविजुअल को करेंगे। रेस्ट जो 50% लोन्स होंगे इनके 25 लाख तक के होंगे। और एक्सपोजर सिंगल आदमी को 10% ऑफ द कैपिटल एंड ग्रुप में 15% तक टोटल कैपिटल का वो फाइनेंस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किस क्राइटेरिया में जब स्मॉल फाइनेंस बैंक वो अपनी एक्टिविटीज़ को या क्राइटेरिया को पूरा करता है तो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होता है। यूनिवर्सल बैंक होता है कि द बैंकिंग फॉर द ऑल। अभी हम बात कर रहे थे कि ये केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के लिए ही पार्टिकुलरली काम करती है, लेकिन बैंकिंग फॉर ऑल्स ये जब आगे वो बढ़ते जाएंगे, जब इनकी ग्रोथ होगी इस बैंक की, तो एक यूनिवर्सल बैंक्स के रूप में काम करने लगेगी। तो उसके कुछ क्राइटेरिया है जिस पे हम बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहला नियम है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू बी यूनिवर्सल बैंक, तो इनको 5 साल का हिस्ट्री होना चाहिए ओपनिंग का, जो ऑपरेशन का। जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस में, उनको 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट 2 ईयर्स मिनिमम प्रॉफिट में बैंक्स होना चाहिए। और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो हमने बात करी है, वो जो भी प्रिस्क्राइब है 15% का, वो मेंटेन होना चाहिए। ये जो स्मॉल फाइनेंस है किसी भी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे, जो भी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ लिस्ट होना चाहिए। इसका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ होता है जो जिनकी पूंजी और जो कमाई गई पूंजी से पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करके री इन्वेस्ट करता है, वो नेटवर्थ कहलाता है। तो इनका नेटवर्थ मिनिमम 1000 करोड़ होना चाहिए। और इनकी जो NPA का रेशियो है, ग्रॉस NPA 3% से कम हो और नेट NPA 1% से कम हो, तो ये यूनिवर्सल बैंक्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो हम इसको रिकैप करेंगे। सबसे पहले इनका 5 साल का ऑपरेशन हिस्ट्री होना चाहिए। 2 साल का मिनिमम नेट प्रॉफिट में हो स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनकी नेटवर्थ मिनिमम 1000 करोड़ हो एज ऑन लास्ट क्वार्टर। और जो इनकी ग्रॉस NPA है 3% से कम हो, नेट NPA 1% से कम हो। और जो भी इनकी प्रमोटर है जो अप्रूव की गई थी RBI द्वारा, इनमें कोई डाइल्यूशंस नहीं किया गया है। और प्रमोटर का कोई भी लॉक इन पीरियड, जब इनको यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन होगा तो इनमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रखा जाएगा। यही स्मॉल बैंक से यूनिवर्सल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में ट्रांसफ़र करने की क्राइटेरिया है, जिसके बारे में हमने आपसे बात की। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है। यूनिवर्सल से ही अपने आप एक मीनिंग निकलती है, यूनिवर्स मतलब ऑल काइंड ऑफ बैंकिंग, जो ऑल काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड्स करती है जो बैंक, वो यूनिवर्सल बैंक की कैटेगरी में आती है। एक कंसेप्ट खान कमेटी द्वारा लाई गई थी। जो बैंक्स ऑल लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, डिसबर्सल ऑफ लोन्स,
फॉरेन एक्सचेंज की बिजनेस, क्रॉस सेलिंग, कुछ बैंक आप देखे होंगे क्रॉस इंश्योरेंस बेचती है, उसको क्रॉस सेलिंग कहते हैं, म्यूचुअल फंड बेचती है। जो भी एक्टिविटीज़ है, मल्टी एक्टिविटीज़ है, जो भी आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रीव्यू में जो भी डिफाइंड एक्टिविटी है बैंकिंग लॉज के तहत, वो सारे एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करती है, वो यूनिवर्सल बैंक कहलाती है। और खान कमेटी ने इनका कंसेप्ट दिया था, जैसे कि इनका जो मेन मकसद होता है मतलब पर कस्टमर कॉस्ट रिडक्शंस करना और पर कस्टमर्स रेवेन्यू को जनरेट करना। और इन धीरे धीरे ये जब ग्रो करती है तो इंटरनेशनली कम्पिटेबल बैंक्स भी हो और इंटरनेशनल मार्केट में भी हो, ट्रांजैक्शंस के लिए कैपेबल हो। दिस इज़ द कॉल्ड द यूनिवर्सल बैंकिंग। मतलब चारों तरफ से हर एक टाइप की बैंकिंग की एक्टिविटीज़ को डुएबल रहती है। जो बैंक्स वो यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाती है। खान कमेटी ने कंसेप्ट लेके आए थे और मेन मकसद कॉस्ट रिडक्शन पर कस्टमर्स एंड अर्निंग हाई पर कस्टमर्स and increasing the bank and lead to bank more sustainable and internationally compatible in all respects of banking transaction. It's called universal banking. अब बात करेंगे क्रॉस सेलिंग्स की। अब बैंकिंग के अलावा बैंकिंग को जो कोर बिजनेस से इनकम्स आती है तो उन्होंने आजकल उनको आरबीआई ने या जो भी कंसर्न्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उनसे यदि उनको परमिशंस मिल जाती है तो वो उस बिज़नेस को अदर देन बैंकिंग लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग टू द पब्लिक्स के अलावा जैसे इंश्योरेंस बेचना, म्यूचुअल फंड बेचना, सो मेनी कार्य है जो करती है बैंक्स अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। और उनका एक मकसद और होता है कि एक छत के नीचे सारे प्रोडक्ट को अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको कहीं जाना ना पड़े और उनके लिए फेवरेबल हो, और जो डिफाइंस गाइडलाइन है उनको लो कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट्स कस्टमर तक पहुंचाना अदर देन बेस बैंकिंग प्रोडक्ट इज द कॉल्ड क्रॉस सेलिंग्स बैंकिंग। इनको क्रॉस सेलिंग्स बोला जाता है। क्रॉस सेलिंग का भी वही मकसद है, रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट पर कस्टमर्स, इंक्रीज द प्रॉफिट एंड बिजनेस पर कस्टमर्स। इसको ध्यान में रखते हुए सारे बैंक्स उनके जो भी रेगुलेटरी संस्था है उनको फुलफिल करते हुए वो अपने क्रॉस सेलिंग्स बिजनेस को अंजाम देते हैं। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटाइजेशंस का। इसमें क्या होती है, कई बैंक्स अपने लिक्विड सिक्योरिटीज़ को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करती है फॉर सम इन्वेस्टमेंट पर्पस। इसमें एक एंटिटीज इन्वॉल्व होता है बीच में जिसके थ्रू ये सारे कार्यक्रम होते हैं। उनको स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के नाम से जाना जाता है, एसपीवी। सपोज कोई बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी कुछ लोन्स जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करता है तो पार्ट ऑफ लोन, कोई पार्टिकुलर पार्ट ऑफ लोन वो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो एक एंटिटी होती है उनको सेल करता है। फिर वो स्पेशल पर्पस व्हीकल वो एक सिक्योरिटीज पेपर इशूज करता है जो एलिजिबल इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है तो ये पर्पस ऑन गोइंग बेसिस पे ट्रांजैक्शन की चलती रहती है। मतलब मेन बैंक है वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को अपनी लिक्विड एसेट को मार्केटेबल एसेट्स में कन्वर्ट किया, फिर मार्केटेबल एसेट्स के रूप में उस स्पेशल व्हीकल ने एक सिक्योरिटीज पेपर इशू करता है और फिर जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर होते हैं उस सिक्योरिटीज पेपर को परचेज करने के लिए वो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये नवंबर 29, 2022 को आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। ये डिजिटल करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी इक्विवेलेंट टू पेपर करेंसी, जो आप पेपर करेंसी यूज करते हैं उसी डिनोमिनेशंस में और उसी फॉर्म में आपको एक बैंक द्वारा एक इसमें बैंक एज ए इंटरमीडिएटरी काम करता है। जो एक वैलेट जैसा फ़ोन पे या पेटीएम से यूज़ करते हैं उसमें एक वैलेट आपको इशू किया जाता है, उसी तरह डिजिटल करेंसी में जो भी बैंक्स है उनके द्वारा एक वैलेट मुहैया कराई जाती है।
आप इसका ट्रांजैक्शन और इसमें जो भी करेंसी आप दो मेथड होता है, अपलोड करेंगे या रिडीम करेंगे, तो इसमें दोनों ट्रांजैक्शन होता है, पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट। मतलब आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अपने से जो आप मर्चेंट है, जो भी व्यापारी है, आप लेन देन जब करते हैं अपनी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं, तो उसमें भी उनको QR जो उनके पास रहता है वो QR को स्कैन करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसको हम पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इसकी जो भी फीचर्स होती है वो पेपर करेंसीज़ के बराबर होती है। जैसे आप कैश पे कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं कर सकते, लेकिन आप इसमें वैलेट में रखते हैं तो इनको आप डिपॉजिट्स के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी नॉर्मल बैंक डिपॉजिट्स के रूप में होती है। फर्स्ट जब ये लॉन्च की गई थी 2022 में, तो इनको 8 बैंकों को पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में सेलेक्ट किया गया था। इसमें थे स्टेट बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, IDFC बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक एंड HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक्स। एंड कुछ एरिया सेलेक्ट किया गया था जो पायलट बेसिस पे कवर किया गया था। मोस्टली इसमें जो आपके मेन एरिया जो थे, मुंबई था, न्यू दिल्ली था, बेंगलुरु था, भुवनेश्वर था, अहमदाबाद, गैंगटॉक्स, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना एंड शिमला, ये सारे सिटीज़ एंड 8 बैंकों द्वारा इन पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। एक सक्सेसफुली वर्क कर रहा है आज के डेट्स में, और कई बैंक्स इसमें इंटरमीडिएटरी का काम करती है जो वैलेट के अवेलेबल कराता है। कुछ जो बैंक्स न्यू लॉन्चिंग्स पे है वो भी अपने पायलट बेसिस पे ही अभी लॉन्च कर रहे हैं, और आगे चल के इनका जो भी प्रोस्पेक्टिव है ट्रांजैक्शंस का काफ़ी वाइड होने वाला है। तो डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, आप ध्यान रखेंगे इसका सेम फीचर्स पेपर करेंसी की तरह होता है। बैंक एज इंटरमीडिएटरी वर्क करता है और बैलेट अवेलेबल कराता है, जो पेपर करेंसी के डिनोमिनेशंस में सारे ट्रांजैक्शन होता है पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट के रूप में इनमें ट्रांजैक्शन किया जाता है। एक होता है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक्स। सपोज कोई बैंक्स फेल्योर हो गई, तो कई बैंक्स उससे लिंक है, कई बैंक उससे ऑपरेट कर रही है, तो काफ़ी हमारी इकोनॉमी को क्षति हो सकती है। तो RBI ने डिसाइड किया क्यों नहीं कुछ बैंक को जो उनकी क्राइटेरिया कुछ होती है उनको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक्स के रूप में और स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि हमें कुछ ऐसा इन फ्यूचर अनफोर्सीन सिचुएशन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन्स है या जो भी अनफोर्सीन सिचुएशंस उसको झेलना ना पड़े या उसको हमें सफ़र ना करना पड़े। तो इसके लिए एक सबसे अहम क्राइटेरिया है जो इनका मिनिमम कैपिटल जो होता है, कोर कैपिटल जो कॉमन इक्विटी कैपिटल होता है, इसमें प्रोविज़न दिया गया कि इनको एडिशनल कॉमन इक्विटी कैपिटल मेंटेन करना होगा। जो भी नॉर्मल बैंक्स कैपिटल मेंटेन करता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इनको खास सर्विस पब्लिक को देना है या खास इनको बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें सिर्फ इनको बैंकों को 3 बैंक को बोला गया है कि आप जो डिफाइंड कैपिटल है उसके अलावा एडिशनल कॉमन इक्विटी कैपिटल्स मेंटेन करना होता है। इसमें है 3 बैंक, ICICI बैंक्स जो बकेट 1 में है, और इनको एडिशनल CET इक्विटी टायर 1 जो कैपिटल है, जो CET 1 कैपिटल जो मेंटेन करना है एज ऑन 1/4/25 के हिसाब से 0.2%। HDFC बैंक्स जो बकेट 2 में है, इनको 0.4% CET 1 मेंटेन करना है। और तीसरा है स्टेट बैंक जो बकेट 4 में है, इनको 0.8% एडिशनल CET 1 मेंटेन करना है। तो पहला बकेट में है ICICI बैंक है जिनको 0.2% मेंटेन करना है, दूसरे बकेट में HDFC बैंक है जिसको 0.4 मेंटेन करना है, तीसरे बकेट में और बकेट 4 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो 0.8% इनको एडिशनल CET 1 मेंटेन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। कोई जानकारी हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं या हमें गाइड कर सकते हैं, और इसी तरह फिर आगे हम बात करेंगे। कोई फीडबैक है तो हमें आप हैप्पीली प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल।